हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MS-12 इंस्टीट्यूट में। आज का जो क्लास होने वाला है क्लास 12 फिजिक्स का जो इंटरमीडिएट फाइनल बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके लिए जो है यानी मॉडल सेट का क्लास होने वाला है, जो कि 2024 एनुअल एग्जाम मतलब फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो इसीलिए आप लोग जो है इन तक जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। और इस क्लास का PDF अगर जो भी स्टूडेंट को चाहिए तो आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन होकर के ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और ये जो क्लास है आप लोग के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो है आपका बहुत VBI क्वेश्चन है। ठीक है, ये करने से आप लोग का जो है कॉन्फिडेंस लेवल बन जाएगा कि ऐसे ही लेवल का क्वेश्चन करा यानी पूछा जाता है। और जो भी क्वेश्चन आज कराया जाएगा तो इससे गारंटी है आपका 5 मार्क्स पक्का है। ठीक है, इसीलिए इन तक जरूर देख लीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट चैनल में न्यू आए तो सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर दिया दोस्तों। और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लिया ताकि आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे, क्योंकि आने वाली क्लासेस जो है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी जो है आप लोग को एक यानी जो है 5000 क्वेश्चन का सेट लाया जाएगा जिसमें आपका ऑल सब्जेक्ट कराया जाएगा। तो इसीलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले इंस्ट्रक्शन जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। आप लोग जब भी एग्जाम देने जाते हैं तो आप लोग इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा कि कैसे दिया जाता है, क्या बोला गया है, तो वो सबसे पहले पढ़ लीजिएगा। तो देखिए 70 मार्क्स का पूछा जाता है यानी जो फिजिक्स, उसके बाद 3 घंटे 15 मिनट देते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या है कि इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट्स, यानी ये जो आप एग्जाम देंगे तो ये आपका इंस्ट्रक्शन रहेगा। तो ये सब आप लोग जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। और उसके बाद आपको यहाँ देख लेना है। यहाँ आपका क्या है कि 1 से 42 तक प्रत्येक प्रश्न है। 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक सही है। और अपने द्वारा सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें, यानी जो सही रहता है ना 4 ऑप्शन में, तो उसी को चिन्हित करना है, OMR में गोला में भरना है। ठीक है दोस्तों, ये सब जरूर पढ़ लेना है। और ब्लैक ब्लू पेन ही आप लोग को चलाना है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मॉडल सेट का कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि आवेशित समतल चालक के नज़दीक विद्युत क्षेत्र होता है। आवेशित समतल चालक जो है उसके नज़दीक जो विद्युत क्षेत्र होता है वो आपका क्या होता है, E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बी में है आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसका राइट आंसर बता दें कि आवेशित समतल चालक के नज़दीक जो विद्युत क्षेत्र होता है वो आपका E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ चार्ज प्लेन कंडक्टर इज E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, याद रखना है, बहुत VBI क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दूसरा नंबर आपका क्या है कि विद्युत क्षेत्र E और विद्युत विभव V के बीच जो निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज करेक्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज करेक्ट। विद्युत क्षेत्र E और विद्युत विभव V में जो संबंध होता है वो आपका क्या होता है, तो वो आपका होता है E = -dB/dr होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, याद रखना है, बहुत VBI क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर क्या है दोस्तों। तीसरा नंबर भी आपका पूछा गया क्वेश्चन है कि 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोले चालक की विद्युत धारिता होती है। इलेक्ट्रिक कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 9 किलोमीटर इज, तो वो आपका क्या होता है, तो वो आपका होता है 1 माइक्रोफेराड होता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 9 किलोमीटर इज 1 माइक्रोफेराड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर की, समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता होता है। तो समांतर पट्टिका संधारित्र का धारिता जो होता है वो आपका क्या होता है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज, तो वो आपका क्या होता है, तो वो आपका होता है ε0A/d होता है, यानी एप्सिलॉन r A/d। तो एप्सिलॉन r का मान आप लोग को पता ही होगा कि उसका मान जो होता है वो आपका 1 होता है, तो इसीलिए क्या होगा, εA/d होता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर भी बहुत VBI क्वेश्चन है कि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G और वोल्टमीटर का प्रतिरोध V के बीच निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, यानी गैल्वेनोमीटर का जो प्रतिरोध G है और वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध है वो V है, उनके बीच संबंध होता है वो क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन G द रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड V द रेसिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर इज करेक्ट। तो वो आपका क्या होता है, तो G > V होता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर क्या है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा निम्नलिखित में कौन है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्लाइड फ्रॉम
फॉर्म ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज, तो अप्लाइड फॉर्म जो होता है वो आपका व्हीट स्टोन ब्रिज का, तो वो क्या होता है, क्या विभव मापी, वोल्ट मीटर, मीटर ब्रिज, गैल्वेनोमीटर, पोटेंशियोमीटर, वोल्ट मीटर, मीटर ब्रिज, गैल्वेनोमीटर। तो राइट आंसर इसका बता दें कि व्हीट स्टोन ब्रिज का जो व्यवहारिक ढांचा होता है वो आपका मीटर ब्रिज होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर आपका क्या है कि एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है इसके, द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर डिपेंड्स अपॉन इट्स, तो वो डिपेंड किस में करता है, क्या लंबाई पर, लेंथ पर, अनुप्रस्थ काट के व्यास पर, डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन, मेस पर यानी मास पर, द्रव्यमान पर, पदार्थ की प्रकृति, नेचर ऑफ मटेरियल। तो राइट आंसर आप लोग को बता दें कि एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध जो निर्भर करता है ना, वो आपका पदार्थ की प्रकृति पर भी करता है और लंबाई पर भी करता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर अगर माने तो ज़्यादातर आपका विशिष्ट प्रतिरोध जो निर्भर करता है वो आपका लंबाई पर करता है। ठीक है दोस्तों, तो आप ए भी लगा सकते हैं, डी भी लगा सकते हैं। ये जो मॉडल पेपर आए थे इसमें जो है आपका यानी जो राइट आंसर दिया था वो आपका ऑप्शन नंबर डी दिया था, तो आप ए और डी में कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है तो वो प्रकृति पर भी करता है, लंबाई पर भी करता है, तो इसीलिए ए और डी राइट आंसर होगा दोस्तों। क्या होगा, ए और डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है 8 नंबर कि किरचॉफ के बिंदु नियम में निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि संरक्षित रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज कंजर्व्ड इन किरचॉफ्स पॉइंट रूल, तो किरचॉफ के बिंदु नियम जो है उनमें जो निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि संरक्षित रहता है, क्या ऊर्जा, एनर्जी, आवेश, चार्ज, संवेग, मोमेंटम, द्रव्यमान, मैस। तो राइट आंसर आप लोग को बता दें कि किरचॉफ के जो बिंदु नियम है उनमें जो भौतिक राशि संरक्षित रहती है वो आपका आवेश संरक्षित रहती है, चार्ज संरक्षित रहती है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 नंबर क्या है, 9 नंबर भी बहुत VBI क्वेश्चन है कि धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ कंडक्टर इज, तो इनसाइड अ कंडक्टर जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आपका क्या रहता है, क्या वो समरूप रहता है, यूनिफॉर्म, त्वरित, एक्सेलरेटेड, एक रूप औसत यानी यूनिफॉर्म एवरेज यानी डिक्लेरेटेड यानी अवमंदित। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपका होगा धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति जो होता है वो आपका त्वरित होता है, एक्सेलरेट होता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, ये क्वेश्चन आप लोग को करा चुके हैं कि विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज, तो वो आपका V²/R होता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। याद रखना है दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, विद्युत परिपथ की शक्ति V²/R। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, यानी चुंबकीय क्षेत्र में जो गतिशील आवेश है उन पर जो बल के लिए सूत्र होता है वो आपका कौन सही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, तो आपका कौन सा होता है, तो वह होता है F वेक्टर इक्वल टू Q इंटू V वेक्टर इंटू B वेक्टर। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। याद रखना है चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल के लिए जो सही है वो F वेक्टर इक्वल टू Q इंटू V वेक्टर इंटू B वेक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है यानी द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, यानी चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक, एम्पियर, फैराड, टेस्ला, वेबर। तो इसका राइट आंसर बता दें कि मैग्नेटिक फ्लक्स का जो ऐसा यूनिट होता है वो आपका वेबर होता है, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का जो होता है ना वो आपको क्या करना है, कमेंट कर देना चुंबकीय क्षेत्र का जो ऐसा ही मात्रक। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर तो होता है लेकिन आप चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक आप लोग को कमेंट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्या है कि जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध है उसका शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर ऑफ ए सर्किट हैविंग रेसिस्टेंस ओनली इज, तो वो आपका क्या होता है, तो वो आपका R/√R² प्लस ω² L² होता है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ये क्वेश्चन आप लोग को करा चुके हैं, ये सब जितने क्वेश्चन आएगा मॉडल पेपर में ये सब पूरा करा चुके हैं। तो आप लोग जो भी स्टूडेंट अगर चैप्टर वाइज देखना चाहेंगे तो चैप्टर वाइज भी जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। चैप्टर वाइज में आपका क्वेश्चन बैंक से लेकर मॉडल सेट, मॉडल पेपर चैप्टर वाइज के रूप में करा दिया गया है, तो इसीलिए आप लोग चैप्टर वाइज जरूर कर लीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट अगर चैप्टर वाइज कर लिया तो ये सब क्वेश्चन उन लोग को देखने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा का मूल माध्य वर्ग मान होता है यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज इक्वल टू, तो वो आपका क्या होता है, तो वो होता है शिखर धारा का मान अपॉन √2 होता है। तो राइट आंसर क्या होगा कि प्रत्यावर्ती धारा का जो मूल माध्य वर्गमान जो होता है वो शिखर धारा का मान अपॉन 2 होता है।
तो राइट आंसर कौन सा होगा? सॉरी, सी नहीं होगा, बी होगा। शिखर धारा का मान अपॉन 2 होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखना है, बहुत VBI क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर कि एक चुंबकीय लंबाई एलियम और ज्यामितीय लंबाई LG के बीच निम्नलिखित में कौन सही संबंध है? देखिए, चुंबकीय लंबाई एलियम है और ज्यामितीय लंबाई LG है, तो इनके बीच जो संबंध होता है वो आपका क्या होता है? तो इसमें जो है बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें जो चुंबकीय लंबाई अगर LM दे और जो ज्यामितीय लंबाई LG दे, तो उनमें जो संबंध पूछे ना, तो वो आपको याद रखना है, LG = 6/5 LM होता है। अगर यहीं अगर आप लोग को पूछ दे कि चुंबकीय लंबाई LG और ज्यामितीय लंबाई LM हो, तो उसका जो है सही संबंध क्या होगा? तो उसका सही संबंध होता है LM = 5/6 LG होता है, यानी 5/6 LG और 6/5 LM, ये याद रखना है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? 6/5 LM, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इंग्लिश वाले देख लीजिए दोस्तों, इंग्लिश वाला क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन जियोमेट्रिक लेंथ LG एंड मैग्नेटिक लेंथ LM ऑफ ए मैग्नेट। तो उसमें जो संबंध होगा वो आपका क्या होता है? तो LG = 6/5 LM, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर आपका क्या है कि यदि BH पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक और थीटा नमन कोण डेल नमन कोण हो, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इफ BH हॉरिजॉन्टल जो है कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड जो डेल है इज एंगल ऑफ डीप, तो उसका एंगल ऑफ डीप जो है उनके लिए सही कौन सा होगा? तो आप लोग को बता दें, उनके लिए सही होता है BH/cos डेल होता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर क्या है कि चुंबकन तीव्रता का इकाई होती है। तो चुंबकन तीव्रता की जो इकाई है वो आपका क्या होता है? क्या एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर इनवर्स 1, या फिर एम्पियर मीटर स्क्वायर यानी माइनस स्क्वायर? तो इसका राइट आंसर बता दें, द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिसेशन इज, तो वो आपका क्या होता है चुंबकन तीव्रता का? तो वो एम्पियर पर मीटर होता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय याम्योत्तर है, चुंबकीय याम्योत्तर जो होता है वो आपका क्या होता है? मैग्नेटिक मेरिडियन इज, चुंबकीय याम्योत्तर होता है तो वो आपका क्या होता है? तो वो आपका एक क्षैतिज तल होता है। क्या होता है? क्षैतिज तल, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। याद रखना है, जो चुंबकीय याम्योत्तर होता है वो आपका क्या होता है? तो एक क्षैतिज तल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत VBI क्वेश्चन। सामान्य समायोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता होता है, यानी सामान्य समायोजन में जो सरल सूक्ष्मदर्शी है उनका जो आवर्धन क्षमता होता है वो आपका क्या होता है? तो उनका जो आवर्धन क्षमता होता है, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप इज नॉर्मल, यहाँ नॉर्मल एडजस्टमेंट इज, तो वो आपका एडजस्टमेंट क्या होता है? 1+D/F होता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर क्या है कि सामान्य आँख का लेंस का फोकस दूरी लगभग होता है। तो फोकस दूरी आप लोग को पूछे, द फोकल लेंथ ऑफ ए नॉर्मल आई लेंस इज अबाउट, तो अगर फोकस दूरी पूछे तो उनका फोकस दूरी जो होता है 2 सेंटीमीटर होता है। अगर यहीं यानी जो अनंत दूरी पूछे तो 25 सेंटीमीटर, याद रखना है। सामान्य आँख का अनंत दूरी जो पूछे तो आप लोग को जो है क्या करना है? 25 सेंटीमीटर में लगाना है। अगर फोकस दूरी पूछे तो फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीरा का क्रांतिक कोण होता है, तो हीरा का क्रांतिक कोण क्या होता है? तो आप लोग बताइएगा। देखिए, हीरा का जो क्रांतिक कोण होता है वो आपका क्या होता है? आप लोग जरूर बताइएगा दोस्तों। क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड इज, फॉर डायमंड इज, तो वो आपका क्या होता है? तो वो 24.41 डिग्री होता है। क्या होता है? तो 24.41 होता है। क्या होता है? क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड इज कितना होता है? 24.41। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? 22 नंबर। दो संपर्कित उत्तल लेंसों का समतुल्य लेंस होता है। दो संपर्कित जो उत्तल लेंस है उनका जो समतुल्य लेंस होता है वो आपका क्या होता है? क्या वो उत्तल होता है, अवतल होता है, बेलनाकार होता है, समतलावतल होता है? यानी द इक्विवेलेंट लेंस ऑफ 2 कन्वेक्स लेंस इज कॉन्टैक्ट इज, तो वो आपका क्या होता है? तो वो उत्तल होता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर क्या है कि प्रकाशिक तंतु का मूल सिद्धांत है। तो प्रकाशिक तंतु, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज, वो आपका क्या होता है? परावर्तन, प्रकीर्णन, विवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका राइट आंसर बता दें कि प्रकाशिक तंतु का जो मूल सिद्धांत होता है वो आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग जो होता है वो आपका
क्या होता है, प्रकाश तंतु का मूल सिद्धांत होता है। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज पूर्ण आंतरिक परावर्तन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बहुत VBI क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। सामान्य आंख के लिए स्पर्श दूरी के लिए न्यूनतम दूरी आप लोग को बताए कि न्यूनतम दूरी पूछे तो आप लोग को 25 सेंटीमीटर में जाना है, और यानी जो फोकस दूरी पूछे 2 सेंटीमीटर। याद रखना द लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन फॉर नॉर्मल आई इज, तो वो आपका क्या होता है, नॉर्मल आई के लिए जो क्लियर विजन होता है वो आपका लीस्ट डिस्टेंस यानी न्यूनतम दूरी जो होता है वो आपको 25 सेंटीमीटर होता है, और फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निम्नलिखित में प्रकाश की कौन सी घटना सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमिना ऑफ लाइट इज करेक्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, तो फॉर्मेशन ऑफ रेनबो के लिए जो फेनोमिना ऑफ लाइट होता है वो उनके लिए क्या सही होता है? क्या प्रकीर्णन, स्कैटरिंग, विवर्तन, डिफ्रैक्शन, वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन, पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण। तो कौन सा राइट होगा? तो इसका राइट आंसर बता दें, इंद्रधनुष के निर्माण के लिए जो निम्नलिखित में प्रकाश की कौन सी घटना सही होती है? तो वो आपका वर्ण विक्षेपण होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 26 नंबर कि किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है? कौन सा जो है, देखिए कौन सा रंग है जिसके लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मोर फॉर विच कलर ऑफ लाइट, तो वो आपका किस कलर का जो है कांच का अपवर्तनांक अधिक होगा? क्या वो लाल, बैगनी, हरा, नीला, रेड, वायलेट, ग्रीन, ब्लू, तो कौन सा होगा? राइट आंसर बता दें, वो आपका वायलेट होता है, बैगनी होता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। बहुत VBI क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। विनाशकारी व्यक्तिकरण के लिए पथांतर होता है। देखिए द पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज, तो वो आपका क्या होता है? तो वो आपका 2n+1 लैम्डा अपॉन 2 होता है। विनाशकारी व्यक्तिकरण के लिए जो पथांतर होता है ना वो आपका 2n+1 इंटू लैम्डा अपॉन 2 होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर आपका क्या पूछा गया है मॉडल पेपर में कि प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति को निम्नलिखित में कौन सी घटना पुष्टि करता है? प्रकाश का जो अनुप्रस्थ तरंग है उनके जो प्रकृति को निम्नलिखित में कौन सी घटना पुष्टि करता है? परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, व्यक्तिकरण, ध्रुवीकरण। विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमिना कन्फर्म्स द ट्रांसवर्ज वेव नेचर ऑफ लाइट, तो वो आपका कौन यानी जो है फेनोमिना को कंफर्म करता है? क्या वो रिफ्लेक्शन करता है, इंटरफेरेंस करता है, डिस्पर्सन करता है, पोलराइजेशन करता है? तो राइट आंसर बता दें कि प्रकाश का जो अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति होता है उनको जो घटना प्रदर्शित करता है वो ध्रुवीकरण करता है, पोलराइजेशन करता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 29 नंबर कि अवरोध के किनारों से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है, यानी बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड, तो वो आपका कौन सा होगा? अवरोध के किनारे से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाएगा? व्यक्तिकरण, परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन, इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन, रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन। तो राइट आंसर बता दें कि वो जो कहलाता है वो आपका विवर्तन कहलाता है। ये जो है आपका 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है कि विवर्तन क्या है समझाएं, तो आप लोग को बस यही लिख देना है कि अवरोध के किनारे से प्रकाश का मुड़ना, यानी कोई भी चीज़ के जो है अवरोध से यानी बेंडिंग ऑफ लाइट जो है कॉर्नर से टकरा करके फिर वही कॉर्नर से फिर वापस जो है प्रकाश की तरफ मुड़ जाना, वो क्या कहलाएगा? तो वो आपका विवर्तन कहलाएगा। याद रखना है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर की चांदी का कार्यफलन होता है, यानी वर्क फंक्शन ऑफ सिल्वर इज, तो वो आपका क्या होता है? 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो चांदी का जो कार्यफलन होता है वो आपका 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। याद रखना है चांदी का कार्यफलन क्या होता है? तो 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर कि प्लांक नियतांक का मान होता है। ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से बता दिए थे कि प्लांक नियतांक का जो मान होता है द वैल्यू ऑफ प्लांक कांस्टेंट इज, तो वो होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। याद रखना है, बस ये याद रख लेना 10⁻⁻34 याद रखना है, बाकी आपका ऑप्शन जो है 6.26 से ही आएगा। तो ठीक है, तो -34 आप लोग को याद रखना है। और ये भी पूछा जाता है कि प्लांक नियतांक का ऐसा ही मात्रक होता है, तो नहीं बीमा पूछा जाता है। प्लांक नियतांक का बीमा क्या होता है? तो वो आपका mL2T⁻⁻1 होता है प्लांक नियतांक का बीमा। याद रखना है mL2T⁻⁻1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर कि फोटोन का गतिक द्रव्यमान डायनामिक मास ऑफ फोटोन इज, तो फोटोन का जो गतिक द्रव्यमान होता है वो क्या होता है? 0 h/c λ hb/c hc/λ। तो गतिक द्रव्यमान पूछा है, तो
गतिक द्रव्यमान आपका क्या होता है, तो फोटोन का जो गतिक द्रव्यमान होता है वो आपका h/c लैम्डा होता है। क्या होता है, फोटोन का गतिक द्रव्यमान hc/लैम्डा होता है। क्या होता है, hc/लैम्डा। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर कि निम्नलिखित में कौन श्रेणी जो है पराबैंगनी परिसर में है। तो पराबैंगनी परिसर में आप लोग को बताए थे कि जो दृश्य भाग में पड़ता है वो आपका बामर श्रेणी पड़ता है, और जो आपका पराबैंगनी में पड़ता है तो वो आपका लाइमन श्रेणी पड़ता है। तो यहाँ आप लोग को पराबैंगनी परिसर पूछा है, तो पराबैंगनी परिसर में कौन सा पाश्चन श्रेणी यानी जो है पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इन अल्ट्रावायलेट रीजन में जो होता है ना वो आपको पाश्चन सीरीज होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्या है कि रेडियो एक्टिविटी घटना के लिए जो है निम्नलिखित में उपयुक्त नहीं है। तो कौन घटना जो है उनके लिए उपयुक्त नहीं है रेडियो एक्टिविटी के लिए। और इंग्लिश में देख लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्लीकेबल फॉर रेडियो एक्टिविटी। क्या वो न्यूक्लियर फिनोमिना, नेचुरल फिनोमिना, या फिर एटॉमिक फिनोमिना, स्पॉन्टेनस फिनोमिना। तो क्या होगा हिंदी में ऑप्शन देखिए, नाभिकीय घटना, प्राकृतिक घटना, परमाणु घटना, स्वतः स्फूर्त घटना। तो राइट आंसर बता दें कि रेडियो एक्टिविटी के लिए जो होता है वो आपका प्रयुक्त जो नहीं होता है ना वो प्राकृतिक घटना नहीं होता। नेचर फिनोमिना जो है ना, नेचर फिनोमिना रेडियो एक्टिविटी के लिए अप्लीकेबल नहीं होता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है 35 नंबर कि तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन होता है। तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, एक्स किरण। क्या फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आर, वो क्या होता है, तो वो आपका बीटा किरण होता है। आप लोग को अच्छे से बता दिए थे कि तेजी से चलने वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका बीटा किरण होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है 36 नंबर कि अल्फा कण होता है। अल्फा कण जो होता है वो आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, विद्युत चुंबकीय विकिरण, हीलियम नाभिक, हाइड्रोजन नाभिक। यानी अल्फा पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, हीलियम न्यूक्लियस, या फिर हाइड्रोजन न्यूक्लियस। तो राइट आंसर बता दें कि अल्फा कण जो होता है वो आपका होता है हीलियम नाभिक होता है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर कि परेसी एंटीना की परास टीवी परेशन जो टावर की ऊंचाई h और पृथ्वी की त्रिज्या r के बीच जो संबंध होता है वो आपका संबंध क्या होता है। तो वो आपको अच्छे से बता दिए थे कि D = √2HR होता है। कितना होता है, √2HR होता है परेस एंटीना की परास टीवी परेशन टावर की ऊंचाई h और पृथ्वी की त्रिज्या के जो बीच संबंध होता है। देखिए इंग्लिश में देख लीजिए, इंग्लिश में आपका क्या है कि द रिलेशन एमोंग रेगने ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना, डी हाइट ऑफ टीवी यानी टीवी की ऊंचाई, ट्रांसमिशन टावर एंड जो है रेडियस ऑफ अर्थ इज, तो इसके बीच जो संबंध होता है D = √2HR होता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर कि मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है। एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज, ग्राउंड स्टेट में जो है हाइड्रोजन परमाणु की जो ऊर्जा होती है वो आपका क्या होती है, तो वो आपका होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी -13/6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, जब अवद्रव को नए अर्धचालक से मंदित किया जाता है तब अर्धचालक की चालकता, जब अवद्रव को नए अर्धचालक में मंदित किया जाता है तब अर्धचालक की चालकता क्या होती है, बढ़ती है, घटती है, समान रहती है, शून्य हो जाती है। वो व्हेन एन इम्प्योरिटी ऑफ इज डॉप्ड इनटू एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इट्स कंडक्टिविटी, तो इसका कंडक्टिविटी क्या हो जाता है, तो वो इंक्रीजेज हो जाता है, बढ़ती है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर कि नोर गेट के लिए बुल्य व्यंजक, नोर गेट के लिए क्या होता है, तो नोर गेट के लिए आप लोग को अच्छे से बता दिए थे कि ओर गेट का जो होता है वो आपका A + B = Y होता है। ठीक है, अब नोर गेट अगर पूछे तो उस पर रेक रिंग लगा देना है, तो नोर गेट के लिए क्या हो जाता है, रेक रिंग लग जाता है, तो Y = A + B रेक रिंग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और ये जो हो गया आपका और का हो गया, ये क्या हो गया आपका और का हो गया, ये आपका क्या होगा, ये हो गया एंड का, और आपका डी नंबर क्या होगा, डी नंबर आपका नेंड का हो गया, ये भी याद रखना है। ठीक है दोस्तों, यानी डी नंबर नेंड और बी नंबर एंड और ए नंबर हो गया और सी नंबर नोर। तो नोर आपको पूछा है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर कि अर्ध तरंगी दिष्टकरण में 50 हर्ट्ज के निवेश आवृत्ति के लिए निम्नलिखित में कौन जो है सही निर्गम आवृत्ति है। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से बता दिए थे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आउटपुट फ्रीक्वेंसी फॉर इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ 15 हर्ट्ज इन हाफ वेव रेप्लिकेशन। तो आप लोग को हाफ वेव में बताए थे कि जब अगर हाफ वेव पूछे, अर्ध तरंगी दिष्टकरण पूछे तो जितना दे 50 हर्ट्ज का निवेश दे तो 50 हर्ट्ज ही होगा। अगर
यानी जो पूर्ण तरंग दे, पूर्ण तरंग में अगर 50 हर्ट्ज दे तो वो जो है आपका डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उनका निवेश जो है, उनका निर्गम आवृत्ति जो होता है वो डबल हो जाता है। और अर्ध तरंग दिष्टकरण में क्या हो जाता है, तो वो आपका वही रह जाता है। तो यहाँ अर्ध तरंग पूछा है तो 50 हर्ट्ज दिया है निवेश आवृत्ति, तो इसलिए इसका राइट आंसर जो निर्गम आवृत्ति हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो 50 हर्ट्ज हो जाएगा। अगर यही आप लोग को पूर्ण तरंगी दिष्टकरण देता और 50 हर्ट्ज देता तो आपका 100 हर्ट्ज राइट आंसर होता। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है। अर्ध तरंग पूछा है इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 42 नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है, यानी द्विधारी संख्या जो है आपका इतना दिया हुआ है, इसका जो दशमिक संख्या निम्नलिखित में कौन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेसिमल नंबर ऑफ बाइनरी नंबर। तो ये जो आपको निकालने आप लोग को बता दिए थे कि 1 जो आपका ये दिया हुआ है 1110, उसको जो है दशमिक संख्या में जो निकालने बोला गया है, तो इसके लिए जो राइट आंसर क्या होता है, तो वो आपका 30 होता है। ठीक है दोस्तों, अगर 30 का हम लोग बाइनरी नंबर निकालेंगे ना, तो वो आपका 11 यानी 41 हो जाएगा, उसके बाद 02 आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी 30 का निकाल के देखिएगा ना, तो राइट आंसर यही आएगा इसका। ठीक है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का जो है हम लोग का लास्ट क्वेश्चन यहीं तक था। तो जो भी स्टूडेंट को अगर क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट को अगर PDF चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास जो है हम लोग का यहीं तक रहने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।